नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की आदि विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। राष्ट्र के नाम संबोधन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो और अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। कहा, अगर यूक्रेन की धरती पर उतरी सेना तो परमाणु युद्ध में बदल सकता है संघर्ष। पश्चिमी देशों पर आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का लगाया आरोप। इजरायली सेना का गाजा में अभियान जारी। मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे दर्जनों लोगों की मौत। गाजा ने इजरायली सेना पर हमले का लगाया आरोप। इजरायल ने किया साफ इनकार। कहा, ट्रक के भीड़ में घुसने से हुआ हादसा। दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी। सरकार ने दिया सोमवार तक काम पर लौट आने का अल्टीमेटम। कहा, काम पर नहीं लौटे तो होगी कानूनी कार्रवाई। रद्द हो सकते हैं हड़ताली डॉक्टरों के लाइसेंस। फ्रांस की सीनेट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। प्रस्ताव के पक्ष में 267 जबकि विपक्ष में पड़े 50 मत। 4 मार्च को दोनों सदनों के विशेष सत्र में होगा मतदान। चाड की सत्तारूढ़ जुंटा के प्रमुख प्रतिद्वंदी याया डिल्लो जेरेऊ समेत कई लोगों की मौत। विपक्षी पार्टी मुख्यालय पर सेना द्वारा किए गए हमले में मारे गए जेरेऊ। राजधानी एनजामेना की सड़कों पर सेना की भारी उपस्थिति। सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों और नाटो सहयोगियों को कड़ी नसीहत दी है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यूक्रेन की धरती पर विदेशी सेना उतरी तो यह संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए रूस के 3 और लड़ाकू बमवर्षक विमानों को मार गिराने का दावा किया है। पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन में नाटो सेना भेजने पर छिड़ी बहस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ी चेतावनी दी है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन में सेना भेजी गई तो उन्हें परमाणु संघर्ष का सामना करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश नीति में पश्चिम के खतरनाक कार्यों और बयानों से परमाणु संघर्ष और सभ्यता के विनाश का खतरा है। पुतिन ने 2 टूक कहा कि रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से तैयार है। दरअसल पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा था कि वे और दूसरे देश यूक्रेन में सेना भेजने पर सहमत तो नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मैक्रो के इस बयान पर पश्चिमी देशों की तरफ से सफाई दी गई कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है। पुतिन ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो गठबंधन में शामिल होने के बाद रूस को अपने पश्चिमी सैन्य जिले को मजबूत करना चाहिए। वे यूक्रेन में नाटो सैन्य दल भेजने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। वे अब जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं जिससे वे पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, ये सब वास्तव में परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ संघर्ष की धमकी देता है, जिसका अर्थ है सभ्यता का विनाश। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस को रणनीतिक हार देने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस के अधिकांश लोग विशेष सैन्य अभियान का समर्थन करते हैं। रूस की राजनीतिक व्यवस्था देश की संप्रभुता के स्तंभों में से एक है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास करना जारी रखेंगे। हम किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इस बीच पोलैंड रूसी खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। पोलैंड के दौरे पर आई लातविया की अपनी समकक्ष इवा सिलिना से मुलाकात के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और बेलारूस के कृषि उत्पाद भी बाजारों में उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। दरअसल पोलैंड में किसान यूक्रेन से आने वाले कृषि उत्पाद का विरोध कर रहे हैं।
लातविया ने रूस से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया। हम लातविया के मामले का विश्लेषण करेंगे और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पोलैंड उचित पहल करेगा। इस बीच यूक्रेन ने बड़ी सफलता का दावा करते हुए 3 और रूसी Su-34 लड़ाकू बम वर्षक विमान मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि मारियोपोल और अवदीका के बाद बुधवार की रात की गई सफल कार्रवाई में 2 और Su-34 रूसी विमान नष्ट किए गए हैं। हालांकि रूस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यूक्रेनी सेना ने पिछले हफ्ते रूस द्वारा 3 दिनों में 6 युद्धक विमान खोने का दावा किया था। कीव मॉस्को पर Su-34 के उपयोग से दक्षिणी खेर्सन समेत दूसरे क्षेत्रों में नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। इस बीच पूर्वी शहर बखमुत के पास तैनात यूक्रेनी सैनिकों ने कहा है कि उन्हें दुश्मन को रोकने के लिए अधिक भारी हथियारों और गोला बारूद की आवश्यकता है। पैदल सेना के लिए हमें और अधिक तोपखाने और गोले की जरूरत है। पैदल सेना को कवर करने के लिए तोपखाने की बहुत आवश्यकता है। इस बीच रूस की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार एक रूसी अमेरिकी महिला की अपील खारिज कर दी है। पिछले हफ्ते सुरक्षा एजेंसी ने सेनिया केरेलिना को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए धन जुटाने के संदेह में हिरासत में लेने की बात कही थी। सरकारी वकील ने बताया कि 27 जनवरी को उन्हें हुड़दंग मचाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया। रूसी कानून के तहत इसमें 20 साल तक की जेल का प्रावधान है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा है। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। लाइक मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। उसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मोल्दोवा से अलग हुए क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया के प्रतिनिधियों की बुधवार को हुई बैठक में ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा से बढ़ते दबाव से बचने के लिए राजनयिक उपायों का इस्तेमाल करते हुए रूसी संसद से अपील की गई। ट्रांसनिस्ट्रिया की अपील पर रूस ने कहा कि हमवतनों की रक्षा करना रूस की प्राथमिकता है। मोल्दोवा ने ट्रांसनिस्ट्रिया कांग्रेस के बयान को प्रोपेगेंडा बताया, तो वहीं अमेरिका ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त राज्य ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस से मदद मांगने पर वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मोल्दोवा की सरकार ने रूस समर्थक अलगाववादी गुटों द्वारा राष्ट्रपति पुतिन से अपने क्षेत्र को मोल्दोवा सरकार के खतरे से बचाने के आग्रह को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। दरअसल मोल्दोवा से अलग हुए क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया के सभी स्तरों के प्रतिनिधियों की बुधवार को एक बैठक हुई। डिप्टी कांग्रेस की यह बैठक मोल्दोवा द्वारा ट्रांसनिस्ट्रिया की फर्मों को जनवरी से केंद्रीय बजट में
आयात शुल्क का भुगतान करने के आदेश को लेकर थी। बैठक में ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्दोवा के बढ़ते दबाव से बचाने के लिए राजनयिक उपाय का इस्तेमाल करने के लिए रूसी संसद से अपील की गई। इसके जवाब में क्रेमलिन ने अपने हमवतनों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त राज्य ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस से मदद मांगने पर मोल्दोवा की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हम ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस की कार्रवाइयों और वहां की व्यापक स्थिति को बहुत गहराई से देख रहे हैं। अमेरिका अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर मोल्दोवा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन करता है। सोवियत काल के निर्णय लेने वाले मॉडल ट्रांसनिस्ट्रिया की कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज की बैठकें दुर्लभ लेकिन अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं। इसी डिप्टी कांग्रेस ने 1990 में ट्रांसनिस्ट्रिया को जन्म दिया था। इसके 2 साल बाद मॉस्को समर्थित अलगाववादियों और मोल्दोवा गणराज्य के बीच युद्ध छिड़ गया। किसी भी देश ने अब तक आधिकारिक तौर पर ट्रांसनिस्ट्रिया को मान्यता नहीं दी है। यहाँ रूसी सेना की दशकों से मौजूदगी दर्ज की जा रही है। हालांकि इसकी संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। अब लगभग रूस के 1500 सैनिक यहाँ मौजूद हैं। बुधवार से पहले कांग्रेस की सबसे हालिया बैठक 2006 में हुई थी, जब इसने रूस में शामिल होने के लिए जन्म संग्रह पारित किया था। ट्रांसनिस्ट्रिया की कांग्रेस के इस बयान को जानकार रूस के साथ एकीकरण के लिए नए आह्वान के रूप में देख रहे हैं। हालांकि मोल्दोवा और पश्चिमी देशों ने इसे खारिज कर दिया है। यूक्रेन में युद्ध का ट्रांसनिस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन ने ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी, जिससे क्षेत्र का लगभग 1/4 व्यापार बंद हो गया। हालांकि इसे अभी भी रूसी गैस मुफ्त मिलती है। यूक्रेन के रास्ते गैस पारगमन की अनुमति का समझौता दिसंबर में समाप्त हो जाएगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि समझौता को आगे बढ़ाया जाएगा। युद्ध ने मोल्दोवा को ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ अपने दशकों पुराने संघर्ष को सुलझाने की कोशिशों के लिए भी प्रेरित किया। यूरोपीय संघ ने 2022 में मोल्दोवा को ईयू के उम्मीदवार का दर्जा दिया और दिसंबर 2023 में ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ परिग्रहण वार्ता शुरू करने के लिए हरी झंडी भी दे दी। इसी क्रम में मोल्दोवा ने अप्रत्याशित रूप से जनवरी में ट्रांसनिस्ट्रिया की कंपनियों के लिए सीमा शुल्क राहत देने को समाप्त कर दिया, जिससे उन्हें ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्दोवा दोनों को लेवी का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद से ट्रांसनिस्ट्रिया के नेता भड़के हुए हैं। और फ्रांस की सीनेट ने बुधवार को महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 267 और विपक्ष में 50 वोट पड़े। फ्रांस की नेशनल असेंबली में पहले ही नवंबर 2022 में ये पारित हो चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि 4 मार्च को वर्सल्स पैलेस में दोनों सदनों का एक विशेष सत्र बुलाकर इस पर अंतिम मतदान कराया जाएगा। विशेष सत्र में इसे पारित कराने के लिए 2/3 मतों के इसके पक्ष में होना बेहद ज़रूरी है। फ्रांस में 1974 से ही महिलाओं के गर्भपात का अधिकार है और फरवरी 2022 में गर्भपात करवाने के समय को भी 12 हफ्तों से बढ़ाकर 14 हफ्ते कर दिया गया था। और अब खबर एशिया महाद्वीप से। इजराइल हमास युद्ध लगातार जारी है और युद्ध के बीच गाजा में मानवीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे दर्जनों लोगों की मौत हो गई। गाजा ने इसे इजरायली सेना का हमला कहा है, तो वहीं इजराइल ने इसे अनियंत्रित ट्रक से हुआ हादसा बताया है। मामले पर अमेरिका ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस सबके बीच अगले महीने रमजान के मद्देनजर इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच पर प्रतिबंधों की समीक्षा की बात कही है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। गुरुवार की सुबह गाजा शहर के ऊपर काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। ताजा हमला हमास द्वारा फिलिस्तीनियों से अगले महीने रमजान की शुरुआत में यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद तक मार्च के आह्वान के एक दिन बाद हुआ। इस बीच इजरायली सरकार ने कहा है कि आगामी रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच पर संभावित प्रतिबंध की समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने पिछले हफ्ते कहा था कि अल अक्सा में प्रार्थना के लिए देश के 18% मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कोटा निर्धारित होगा। हालांकि वहां की मीडिया में बुधवार को ऐसी खबरें आई कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं।
अलक्सा में टेम्पल माउंट पर प्रार्थना का विशिष्ट मुद्दा अभी भी कैबिनेट द्वारा चर्चा में है। अंतिम निर्णय में सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ पूजा की स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाएगा। उधर इजरायली सेना हिजबुल्लाह को भी माकूल जवाब दे रही है। सीरियाई सीमा पर हिजबुल्लाह के एक ट्रक को हवाई हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें उसके एक लड़ाके की मारे जाने की खबर है। इस बीच इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया। इस हमले में यारिन और बिन्त जेबिल शहरों को निशाना बनाया गया। यह हमला हमास द्वारा दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल में 2 मिसाइल सल्वे को दागे जाने के ऐलान के बाद किया गया। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य प्रणाली ने इजरायली सेना पर ट्रकों के पास सहायता की प्रतीक्षा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। हमले में दर्जनों लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। हालांकि इजरायली सेना ने इससे इनकार किया है। सेना ने इसे हादसा बताते हुए कहा है कि ट्रकों से सहायता लेने की कोशिश के दौरान हुई धक्का मुक्की और रौंदे जाने से दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ गए। इजरायली सरकार ने कहा है कि घटना की समीक्षा की जा रही है। ट्रक हिल गया और ट्रक के चालक, जो कि गाजा के थे, भीड़ में घुस गए। अंततः भीड़ में कई लोग मारे गए। मेरी समझ में 10 लोग हैं। इस बीच अमेरिका ने इसे गंभीर घटना बताते हुए कहा है कि उसे पूरी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्टर टर्क ने कहा है कि संघर्ष में सभी पक्षों द्वारा युद्ध अपराध किए गए हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से मामले की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। सभी पक्षों द्वारा युद्ध अपराधों और अन्य अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अब शांति, जांच और जवाबदेही का समय आ गया है। इस बीच नॉर्वे की सरकार ने कहा है कि इजरायल से फिलिस्तीनी प्राधिकरण को $114 मिलियन प्राप्त हुए हैं और आने वाले दिनों में और भी फंड मिलेगा। जब्त किए गए कर कोष को जारी करने के लिए हुए समझौते के बाद यह संभव हो पाया है। नॉर्वे ने 18 फरवरी को कहा था कि वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए निर्धारित धन के हस्तांतरण में सहायता करने के लिए सहमत हो गया है, जिससे पश्चिम समर्थित इकाई को महत्वपूर्ण धन उपलब्ध कराया जाता है। और दक्षिण कोरिया में स्वास्थ्य कर्मियों की जारी हड़ताल के बीच सरकार ने डॉक्टरों से सोमवार तक काम पर लौटाने की अपील की है। हड़ताली डॉक्टर अगर काम पर नहीं आते हैं तो सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की भी बात कही है। हालांकि बुधवार तक हड़ताल कर रहे 9000 से अधिक डॉक्टरों में से सिर्फ 294 ही काम पर लौटे। दक्षिण कोरिया में अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने और अधिक छात्रों को दाखिला देने के विरोध में वर्तमान कार्यरत डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कदम से चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पिछले कई दिनों से प्रशिक्षु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण दक्षिण कोरिया की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों का हाल बेहाल है। ट्रेनी डॉक्टरों पर सरकार की चेतावनी का फिलहाल कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुवार को काम पर नहीं लौटने पर हजारों हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उनके मेडिकल लाइसेंस रद्द करने की सरकार की ओर से धमकी दी गई। पिछले सप्ताह से 3/4 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रमुख मेडिकल कॉलेजों की सर्जरी समेत कई सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। दरअसल ये हड़ताली डॉक्टर हर साल अधिक मेडिकल छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देने की सरकार की योजना का विरोध कर रहे हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि सरकार को मेडिकल की सीट बढ़ाने से पहले मौजूदा डॉक्टरों के वेतन और उनकी कामकाजी परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। बुधवार तक रात हड़ताल कर रहे 9000 से अधिक डॉक्टरों में से सिर्फ 294 ही काम पर लौटे। माना जा रहा है कि अगर हड़ताली डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार सोमवार से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है। नियमों के उल्लंघन के कारण हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर आपका स्पष्टीकरण वाजिब नहीं लगा तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार का दावा है कि आपातकालीन और गंभीर मामलों का निपटारा आमतौर पर सामान्य ही है, लेकिन इस बोझ को कम करने के लिए सैन्य चिकित्सा सुविधाओं की मदद ली जा रही है। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल में कोई गंभीर चुनौती आती है तो सरकार डॉक्टरों को काम पर वापस लाने के लिए आदेश दे सकती है। काम पर वापस नहीं लौटने पर डॉक्टरों का लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द करने के साथ 3 साल की सजा भी दी जा सकती है। जेल की सजा पाने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस छिन जाता है। डॉक्टरों के संगठन ने सरकार की डराने धमकाने की रणनीति की आलोचना की है।
वैसे भी हम ईमानदारी और दृढ़ता से लोगों को मनाएंगे और धीरे धीरे लेकिन लगातार अपना रास्ता जारी रखेंगे ताकि राष्ट्रपति कार्यालय सही तरीके से सोच सके। विवादों के केंद्र में अगले साल से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2000 सीटें बढ़ाने की योजना को लेकर है। मौजूदा समय में ये संख्या 3058 है। इसमें अब 65% वृद्धि हो जाएगी। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य देश की तेजी से उम्र दराज होती आबादी से निपटने के लिए 2035 तक 10,000 नए डॉक्टरों को शामिल करना है। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि हड़ताली डॉक्टर नए चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से अपनी आय पर पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित हैं। हालांकि स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी और उभरते जनसांख्यिकी संकट का हवाला देते हुए सरकार अपनी सुधार योजना के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाए जाने के बाद देश के नवनिर्वाचित सांसदों ने बृहस्पतिवार को शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीट आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अलवी के शुरुआती इनकार के बाद नई संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया। पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में 16वीं संसद का पहला सत्र 1 घंटे से अधिक देरी के साथ शुरू हुआ। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। चाड की राजधानी एनजामेना में सेना के साथ हुई झड़प में सत्तारूढ़ जुंटा के प्रमुख प्रतिद्वंदी याया डिल्लो जेरोऊ समेत कई लोगों की मौत हो गई। सरकार ने पिछले दिनों राजधानी में हुए भीषण संघर्ष के दौरान याया डिल्लो को सुरक्षा एजेंसी पर घातक हमले का जिम्मेदार बताया था। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। बुधवार को उनकी पार्टी के मुख्यालय के पास भारी गोलीबारी की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। डिल्लो मौजूदा राष्ट्रपति डेबी के चचेरे भाई थे, जो 2021 से सत्ता में है। और पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य के व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया, जो सोमवार से जारी थी। गिनी ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो कि कई श्रमिक संगठनों का एक समूह है, उसने बयान में कहा कि हर बुधवार को हिरासत में लिए गए यूनियन नेता सेको जमाल पेंडेसा की रिहाई के बाद, जो उनकी प्रमुख मांगों में से एक थी, हड़ताल को निलंबित किया जा रहा है। समूह अपनी बची हुई शिकायतों पर सरकार के साथ दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार है। हड़ताल के कारण दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादक देश में कई खदानों में कामकाज भी बाधित हुआ था। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय के 53वें दीक्षांत समारोह की झलकियों के साथ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा को ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। को विकसित बनाने के लिए बाई 2047 टू मेक इट ए डेवलप कंट्री, तो उसके लिए बहुत कुछ एफर्ट्स किया जा रहा है। लास्ट 10 इयर्स में जो रिफॉर्म हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन, इट हैज़ लेड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू इंडिया बिकम ए डेवलप कंट्री। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट सभी का रोल है, सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।